प्रिय परीक्षार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का डिस्कस का टॉपिक है HPSC यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट। इस स्क्रीनिंग टेस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए कुल 100 प्रश्न दिए गए हैं। इस पहले वीडियो हम प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 50 तक का डिस्कस सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न नंबर 51 से लेकर के प्रश्न नंबर 100 तक का जो डिस्कस है वो अगले वीडियो में किया जाएगा। तो आज हम इसके पहले पार्ट की स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है टाइम जो दिया गया है वो 2 घंटे का दिया गया है। कुल इसमें 100 प्रश्न होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, जिसमें 90% सब्जेक्ट से हैं और 10 जो है जनरल स्टडी से संबंधित प्रश्न है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उसमें पहला इंस्ट्रक्शन है यूज ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का। दूसरा ये कंपलसरी है सभी क्वेश्चन इसमें। तीसरा ये बताया गया है इसमें कि सभी प्रश्नों के अंक समान हैं और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आपका कोई गलत उत्तर है तो। चौथा इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है कि चेक द बुकलेट थरोली, यानी अपनी बुकलेट जो है कहीं से कटी फटी है या किसी तरह की ऐसी कंडीशन है, मिसप्रिंट है, तो उसमें जो है इसको जो है पूरी तरह से आप चेक करें। OMR शीट के बारे में दिया गया है कि आंसर शीट केयरफुली एंड करेक्टली जो है पार्टिकुलर जितने दिए गए हैं वो आपको भरनी है। आपका जो नाम है, रोल नंबर, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। छठा इसमें दिया गया है कि देयर आर 4 ऑप्शन टू ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। सातवां इसमें दिया गया है आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट हैंड ओवर आंसर शीट टू इन्विजिलेटर, शीट कंप्लीट होने के बाद जो है इन्विजिलेटर को ये करनी है। रफ वर्क के लिए ब्लैंक शीट जो है वो प्रोवाइडेड की गई है, यानी बुकलेट के अंत में आप अगर कोई भी किसी भी प्रश्न को जो जटिल है हल करना चाहते हो तो उसके लास्ट में, बुकलेट के लास्ट में एक रफ शीट दी गई है, वहाँ पर अपना कार्य कर सकते हो। राइट द बुकलेट सीरीज गिवन एट द टॉप राइट हैंड साइड फॉर द क्वेश्चन बुकलेट इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द आंसर शीट बाय डायरेक्टिंग द करस्पॉन्डिंग सर्कल। ये ऊपर इसमें दिया गया है बाकायदा। बुकलेट सीरीज ए है, इसमें दिया गया है, ये आपको भरना है। तो अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर। आज ये HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया गया था और आज हम इसका जो 100 प्रश्न है उसमें पहले 50 प्रश्नों का क्रमिक रूप से जो है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थ्योरिस्ट फाइंड द कंसेप्ट ऑफ इमेजिन्ड कम्युनिटी, यानी काल्पनिक समुदाय इनएडिक्वेट टू डिस्क्राइब नेशनलिज्म इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, यानी उत्तर औपनिवेशिक काल में जो है राष्ट्रवाद के बारे में जो कुछ बताया गया है वो अपर्याप्त है, उसमें अभी भी और कुछ स्टडी करने की ज़रूरत है। ये जो कंसेप्ट है, ये अवधारणा है कल्पित समुदाय की, ये किसने दी? इसमें से सबसे पहले जो है हंस कोहेन का नाम दिया गया है ए पर। हंस कोहेन ने जो है वो एक अमेरिकन फिलोसफर थे, उन्होंने फिलोसफी ऑफ नेशनलिज्म पर जो है काफ़ी वर्क किया था। दूसरा उसमें जो है पार्थ चटर्जी है। पार्थ चटर्जी जो है बंगाल के एक प्रमुख पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने पॉलिटिकल सोसाइटी का कंसेप्ट जो है विकसित किया है। सोशल सोसाइटी के बारे में उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया है। तीसरा इसमें विकल्प जो है सी दिया गया है VR मेहता। VR मेहता ने जो है फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बारे में उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया है। चौथा इसमें जो है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो इमेजिन्ड कम्युनिटी है, तो कल्पित समुदाय जो है वो बेनेडिक्ट एंडरसन ने दिया था 1983 में।
बेनेडिक्ट एंडरसन इमेजिन कम्युनिटी, यानी किसी भी राष्ट्र के निर्माण में एक ऐसा कल्पित समुदाय होता है जो अपने आप को, वो समुदाय जो है राष्ट्र के प्रति जोड़ता है, राष्ट्र की कल्पना करता है। ऐसे समुदाय को बेनेडिक्ट एंडरसन ने कल्पित समुदाय कहा है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो बेनेडिक्ट एंडरसन है। प्रश्न नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे कहते हैं? ऐसी बॉडी जिसका जो है निकाय संविधान द्वारा निर्माण किया गया हो, संविधान के जो 395 आर्टिकल है उनमें उनका वर्णन हो। अगर कोई इस तरह का ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाएगा, संवैधानिक निकाय। पहला इसमें दिया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये एक प्रकार का जो है सांविधिक निकाय है। 1992 में इसकी जो है स्थापना की गई थी कि देश में जितने अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए ये एक जो है संवैधानिक जो है निकाय नहीं है बल्कि सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा इसमें दिया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। इसकी जो व्यवस्था है आर्टिकल 330A में की गई है। पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब था और 2003 में जो है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2003 में और शेड्यूल्ड ट्राइब को अलग से कर दिया गया। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों को जो है अलग अलग कर दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो आर्टिकल 330A के तहत जो है इसकी स्थापना की गई। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तीसरा इसमें दिया गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, इसकी जो स्थापना जो है संविधान में नहीं बल्कि बाद में की गई है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक विधिक जो है निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। प्रश्न नंबर 3 है, द कामराज प्लान प्रपोज्ड। जो कामराज प्लान है वो प्रपोज की गई थी एन ओवरहॉल ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इलेक्शन टू ऑल पार्टी ऑफिस। कामराज जो प्लान है वो क्या है? कामराज जो है कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे और इन्होंने जो है 1963 में जो है कांग्रेस का पद छोड़ दिया था। इन्होंने एक प्लान बनाई थी कि कांग्रेस का जिस तरह से पतन हो रहा है, कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से उसमें गिरावट आ रही है राजनीतिक प्रदर्शन में, उसके लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए ताकि कांग्रेस पुनर्जीवित हो सके। तो इसमें जो पर्सन जो है सही है वो ये है एन ओवरऑल ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, यानी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसका पुनर्जीवन होना चाहिए, उसको जो है दोबारा जिंदा करने, उसका जो है रिवाइवल करने की ज़रूरत है। तो इसका सही विकल्प ए है। प्रश्न नंबर 4 है, द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द यूटिलिटेरियन फिलोसफी, यानी उपयोगितावादी दर्शन जो है उसका मुख्य जो प्रस्तुतकर्ता कौन है? इसमें लोक दिए गए, जॉन लोक, रूसो, बेंथम, नन ऑफ द अबव। तो उपयोगितावाद का जो प्रमुख जो एक्सपोनेंट है वो जर्मी बेंथम था। जर्मी बेंथम ने जो है सुख और दुख की कैटेगरी विभाजित की है और राज्य का कार्य यही है कि जनता को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुख दे और दुखों को कम करे। ये उपयोगितावाद का सिद्धांत जो है वो जर्मी बेंथम ने दिया था। प्रश्न नंबर 5 है, ऑब्जर्वेशन दैट द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ बाय मेड बाय, कि राज्य जो है पृथ्वी पर परमात्मा का अवतार है। इसमें पहला विकल्प ये है जिसने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया। दूसरा विकल्प हीगल है। हीगल ने कहा था कि मार्च ऑफ गॉड, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का
अवतार है, यानी राज्य ही जिस तरह से परमात्मा प्रकृति में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य करता है, उसी तरह से जो है राज्य जो है हर तरह के कार्य करता है। तो इसका जो है बी उत्तर जो है वो सही है। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का जो संविधान है उसको सबसे ज़्यादा किसने प्रभावित किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडिपेंडेंस इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, नन ऑफ द अबव। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि 1935 के संविधान को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। वर्तमान समय में जो 395 अनुच्छेद है उनमें लगभग 250 अनुच्छेद थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद जो है वो भारतीय संविधान में लिए गए हैं। इसलिए 1935 के एक्ट का जो है भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा है। प्रश्न नंबर 7 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नाइदर अपॉइंटेड नॉर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ए पर, बी पर कंप्ट्रोलर कम ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, सी पर स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली है और डी है नन ऑफ द अबव। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर सी है। स्पीकर है किसी स्टेट असेंबली का, वो वहाँ की असेंबली के द्वारा ही निर्वाचित होता है और उसी में बहुमत न रहने पर जो है वो हटा दिया जाता है। तो इसका सी विकल्प जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट कंट्री वाइड प्रेशर ग्रुप द ऑर्गेनाइज्ड इंडियन वर्किंग क्लास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंट्री वाइज प्रेशर ग्रुप ऑफ इंडियन वर्किंग क्लास। इसमें ये दिया गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सी हिंद मजदूर सभा और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो है सही विकल्प ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस है ये भारत का सबसे बड़ा जो है वर्किंग क्लास प्रेशर ग्रुप था। 31 अक्टूबर जो है 1920 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बने थे वो लाला लाजपत राय बने थे। उसके बाद धीरे धीरे जो है ये संगठन अनेक भागों में विभाजित हुआ और पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने श्रमिक संगठन बनते गए। तो ये भारत का जो है सबसे पुराना और राष्ट्रीय स्तर का संगठन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। प्रश्न नंबर 9 है, जोनल काउंसिल हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय। जो क्षेत्रीय परिषद है वो किसके द्वारा स्थापित की? ए विकल्प दिया गया सरकार या कमीशन रिकमेंडेशन, बी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, सी फाइनेंस कमीशन मिसेलेनियस एक्ट 1951, डी है नन ऑफ द अबव। तो प्रश्न नंबर जो 9 है उसमें जो जोनल काउंसिल है क्षेत्रीय परिषद हैं उत्तर की, दक्षिण की, उत्तर पूर्व की, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के आधार पर की गई है, क्योंकि 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया था, उसी से क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण हुआ। प्रश्न नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी। सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी जो है जो नागरिक सेवाएं हैं उनमें तटस्थता को लेकर के जो है मुख्य जो लक्षण है अवधारणात्मक रूप से वो कौन से हैं? ए इसमें दिया गया पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द फ्रीडम ऑफ सिविल सर्विस फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल बाइस। किसी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात के बिना एक प्रकार का जनता का विश्वास करने की जो आज़ादी है। दूसरा इसमें दिया गया पर्सनल कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिशियन ओवर द सिविल सर्वेंट। जो असैनिक सेवक हैं उन पर जो कार्मिक प्रशासन का जो है कितना नियंत्रण है ऑफ द पॉलिटिशियन। परक्स एंड प्रिविलेज टू सिविल सर्वेंट कॉमनरेट हिज हर ड्यूटीज, यानी कुछ विशेष प्रकार के विशेषाधिकार जो है सिविल सर्वेंट को दिए गए हैं। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
प्रश्न नंबर 10 में है कि जो न्यूट्रलिटी है वो ईमानदारी के लिए, अपने पद एवं कर्तव्यों के प्रति निष्ठा के लिए जो सिविल सर्वेंट है उसी से उनके कंसेप्ट का हमें पता चलता है कि सिविल सर्वेंट जो है अपने पद के प्रति कितने उम्मीदवार हैं। प्रश्न नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंटेन द एसेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनलिज्म। निम्नलिखित में से कौन से संगठन है जिसमें जो है अंतर्राष्ट्रीयवाद का जो कंसेप्ट है वो विकसित होता है, धारणा जो है विकसित होती है। इसमें यूनाइटेड नेशन है, बी पे लीग ऑफ नेशन है, सी में नाटो है, डी में नन ऑफ द अबव है। यानी अंतर्राष्ट्रीयवाद का अगर हम देखें तो पूरी तरह से जो कंसेप्ट है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो है अब तक का ये सबसे बड़ा संगठन है। 193 कंट्री इसके मेंबर हैं और बहुत सारी जो है इंटरनेशनल एजेंसी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन कल्याण में कार्य कर रही है। हालांकि लीग ऑफ नेशन पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लगभग अधिकतम सदस्य संख्या राष्ट्रों की 62 रही, लेकिन यूएन जो है वो अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। प्रश्न नंबर 12 है विच अप्रोच रिप्रेजेंट्स एन अटेम्प्ट एट अप्लाइंग मैथमेटिकल मॉडल टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गणितीय प्रतिमान जो है वो कौन सी अप्रोच प्रकट करती है। पहला इसमें आइडियलिस्टिक अप्रोच है, आदर्शवादी सिद्धांत दृष्टिकोण दिया गया है कि राष्ट्रों के मध्य जो है आदर्श के आधार पर अध्ययन किया जा सकता है कि दुनिया में युद्धों का कोई स्थान न हो, मानवीय मूल्य, दया, धर्म, सहनशीलता के आधार पर राष्ट्रों में समझ स्थापित की जा सकती हूँ। दूसरी इसमें रियलिस्ट अप्रोच है, मार्गेंथो के द्वारा दी है, जो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है शक्ति संबंधों पर आधारित है, शक्ति के लिए संघर्ष है, कल्पना का, आदर्श का इसमें कोई स्थान नहीं है। तीसरा इसमें सी दिया गया गेम थ्योरी अप्रोच। गेम थ्योरी अप्रोच है वो एक मैथमेटिकल अप्रोच है, इसमें जीरो सम गेम थ्योरी, नॉन जीरो सम गेम थ्योरी आंकड़ों का खेल है कि एक प्रकार से ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो किस आधार पर स्थापित की जाए। डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया है वो सामने वाले प्लेयर को देख करके, जिस तरह से कार्ड प्लेइंग में ये रणनीति अपनाई जाती है कि सामने वाले के पास जो है कौन सा पत्ता है और मैं कौन सी जो है चाल चलूँगा, उसी तरह गेम थ्योरी जो है एक प्रकार की मैथमेटिकल अप्रोच है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन करने के लिए। प्रश्न नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अलायंस टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। यानी जो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है, एक सब के लिए और सब एक के लिए, यानी दुनिया में हर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो सबसे पहला जो अलायंस है जिसने कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो फार्मूला है वो स्थापित किया, उसमें ए नाटो दिया गया है, बी लीग ऑफ नेशन दिया गया है, सी यूनाइटेड नेशन दिया गया है, डी नन ऑफ द अबव दिया गया है। तो सबसे पहले जो है लीग ऑफ नेशन जो है उसकी स्थापना की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, और लीग ऑफ नेशन के कुछ अनुच्छेदों में जो है हालांकि इतना स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है जिस तरह का यूनाइटेड नेशन में पूरा का पूरा जो है डिटेल वर्णन किया गया है, लेकिन फर्स्ट अलायंस जो है वो लीग ऑफ नेशन है जिसके द्वारा राष्ट्रों की सुरक्षा का ध्यान रखने का प्रयास किया गया संवैधानिक दृष्टिकोण से। प्रश्न नंबर 14 है इन द एरेना ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम नेशन स्टेट एंजॉय ए डिग्री ऑफ। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के क्षेत्र में जो राष्ट्र राज्य है वो किस चीज़ का एंजॉय कर रहे हैं, ऑटोनॉमी का कर रहे हैं, डिपेंडेंसी का कर रहे हैं, बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अबव। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक प्रकार से राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम का हिस्सा रहते हुए वो अपने आप में ऑटोनोमस है, स्वायत्त है अपनी गृह नीति और विदेश नीति के लिए। किसी प्रकार से उनका जो संपूर्णता है उसका हनन नहीं किया जा सकता। तो ऑटोनॉमी जो है जो राइट आल्टर है इसमें। 15 नंबर क्वेश्चन है द उरुग्वे राउंड ऑफ द टॉक लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द। उरुग्वे दौर की जो वार्ता की गई थी वो किस में की गई थी, APAC में की गई थी, नाफ्टा नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन या ग्रुप 77 या WTO।
तो इसमें सही विकल्प जो है डी है, WTO यानी उरुग्वे राउंड जो है 1986 से लेकर के 1994 के बीच में ये उरुग्वे राउंड का दौर चला था और आखिर में 1 जनवरी 1995 यानी 1/1/1995 को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो ये एक प्रकार से उरुग्वे राउंड का जो है के बारे में व्यवस्था की गई। प्रश्न नंबर 16 है, डिस्कशन ऑन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव जनरली बीन कंसर्न्ड विद। जो लोक प्रशासन है वो वास्तव में किससे संबंधित है? एफिशिएंसी से, इकोनॉमी से, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। यानी एक प्रकार से लोक प्रशासन का अर्थ है कम समय, कम ऊर्जा और कम प्रयासों से लक्ष्य की प्राप्ति हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि एफिशिएंसी का होना ज़रूरी है, कार्यकुशलता का होना ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 17, चीफ प्रोपोनेंट ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज। यानी लोक प्रशासन में जो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है, जिस तरह से ये जीव जंतु विज्ञान में होता है, एक विशेष प्रकार की परिस्थिति में उनका सर्वाइवल होता है, इस तरह का जो कंसेप्ट है लोक प्रशासन में किसने दिया? ए हर्बर्ट साइमन, बी F.W. रिग्स, सी चेस्टर बर्नार्ड, डी नन ऑफ द अबव। तो F.W. जो है रिग्स ने दिया था। इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1962 में जो है उन्होंने एक जो है रचना दी थी। प्रश्न नंबर 18 है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स अटैच्ड मोर इम्पोर्टेंस टू द स्ट्रक्चर रादर देन पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन। कौन से ऐसे इसमें चिंतक है जिन्होंने जो है संगठन में स्ट्रक्चर व्यक्ति की बजाय जो है संरचना पर ज़्यादा जो है बल दिया था, यानी व्यक्तियों की तुलना में संरचना का ज़्यादा महत्व है। तो इसमें एल्टन मे व मानवतावाद का प्रचलित है, चेस्टर बर्नार्ड है, लूथर गुलिक है, ये विकल्प दिए गए हैं इसमें। तो थर्ड वर्ड पर एनालिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो एक प्रकार से रिग्स की देन थी। तो नन ऑफ द अबव इसमें विकल्प है। प्रश्न नंबर 19 है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कांग्रेस सिस्टम एज डिस्क्राइब बाई रजनी कोठारी। रजनी कोठारी जो है भारत में एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हुए हैं और उन्होंने भारतीय राजनीति पर काफ़ी जो है वर्क किया है। एक प्रकार से दबाव और सहमति की राजनीति को रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम कहा है। कांग्रेस सिस्टम का मतलब जो है केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का जो है पूरी तरह से प्रभुत्व, पूरी तरह से जो रूलिंग सिस्टम है, क्योंकि अपोजिशन जो है लगभग जो है नाम मात्र का है, उसका राष्ट्रीय और राज्यों की राजनीति में कोई प्रभावशाली जो है मेन जो प्रभाव नहीं है। तो इसमें वन पार्टी डोमिनेंस एंड ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, रीजनल लीडरशिप को कांग्रेस सिस्टम कहा गया है, या वन पार्टी डोमिनेंस विद वीक अपोजिशन, या फैक्शन रीडन पार्टी विद क्रिस्मेटिक लीडर, या नन ऑफ द अबव। तो प्रश्न नंबर 19 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, इसमें वन पार्टी डोमिनेंस विद वीक अप्रोच, वीक अपोजिशन जो है ये सही विकल्प हो सकता है। प्रश्न नंबर 20 है, एन एडमिनिस्ट्रेशन इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंट्रोल। एक प्रशासन जो है कौन कौन से कंट्रोल करता है? प्रशासन के द्वारा जो है हर प्रकार का कंट्रोल किया जाता है। एग्जीक्यूटिव भी किया जाता है, लेजिस्लेटिव भी किया जाता है, जुडिशियल, यानी ऑल ऑफ द अबव। प्रशासन जो है वो सभी प्रकार के नियंत्रण से सब्जेक्ट रखता है। प्रश्न नंबर 21 है, द फेमस ट्रीटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट अर्थशास्त्र एज रिटन बाई। जो राज्य जो कला है, रचना है अर्थशास्त्र की, किसके द्वारा लिखी गई? मनु के द्वारा, पतंजलि के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, नन ऑफ द अबव। तो 21 जो है इसका सी कौटिल्य, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, नंद साम्राज्य का जिसने पतन किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। सप्तांग का सिद्धांत भी चाणक्य ने दिया था। प्रश्न नंबर 22 है, ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नन ऑफ द अबव। तो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त
1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 21 है खालिस्तानवाद गांधी जी पॉलिटिकल रूल। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। वास्तव में महात्मा गांधी ने गोखले को ही महात्मा कहा था, और लेकिन बाद में जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई। एक प्रकार से महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज AOW ह्यूम, ये संस्थापक था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, नन ऑफ द अबव। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है वोमेश चंद्र बनर्जी जो है इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था। प्रश्न नंबर 25 है हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन द ड्राफ्टिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में, उसके निर्माण में सबसे ज़्यादा अगर योगदान दिया है तो वो जो है सी विकल्प सही है, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और 1948 में उन्होंने जो है 8 अनुसूचियाँ और 315 अनुसूचियों के साथ जो है ड्राफ्टिंग वाला जो वो संविधान सभा को सौंपा। प्रश्न नंबर 26 है इन इंडिया वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोशल फिनोमिना ऑफ लास्ट 100 ईयर एंड 50 ईयर, यानी पिछले 150 सालों में देखा जाए तो कौन सी ऐसी सामाजिक घटना थी जिसने जो है इंडिया को प्रभावित किया। ये प्रश्न भी जो है कन्फ्यूज स्टेट वाला है। प्रश्न नंबर 26 यानी एमरजेंस ऑफ मासेज आर फोर्थ स्टेट टू सिग्निफिकेंस, एमरजेंस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर यूनियन, एमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी, नन ऑफ द अबव। तो एक प्रकार से जो जागरूक समाज है, कृषि समाज से औद्योगिक समाज या परंपरागत समाज से आधुनिक समाज का जो कॉन्सेप्ट है एमरजेंस ऑफ मासेज है, फोर्थ स्टेट टू सिग्निफिकेंस, तो उसने जो है पिछले 150 सालों में समाज को जागरूक किया, एक प्रकार से मुख्य भूमिका निभाई। इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही विकल्प जो है 31 दिसंबर 1885 को सर A.O. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये भारत का सबसे पहला पुराना बड़ा राजनीतिक दल है। प्रश्न नंबर 28 है विच आर द मेजर पॉलिटिकल फ्रंट्स ऑक्यूपाइंग सेंट्रल स्टेट इन नेशनल पॉलिटिक्स। कौन से ऐसे पॉलिटिकल फ्रंट है जिसने जो है केंद्रीय सत्र की भूमिका जो है राष्ट्रीय राजनीति में निभाई? उसमें UPA NDA बहुत ही नन ऑफ द अबव। देखा जाए तो बहुत है A और B। 2004 से लेकर के 2014 तक भारत में UP का शासन रहा लगभग 10 वर्ष, और 1999 से 2004 और 2014 से अगर हम 2022 तक देखें तो NDA का है, एक का 10 वर्ष का और दूसरे का लगभग 13 वर्ष का। तो दोनों का ही जो है राष्ट्रीय राजनीति में केंद्रीय भूमिका है। प्रश्न नंबर 29 है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग के बारे में जो है संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है? ये इसका उत्तर जो है आर्टिकल 324 में। इसमें निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय व्यवस्था की गई है। प्रश्न नंबर 30 है विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू फॉर्म द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के आधार पर कौन सा राज्य स्थापित किया गया? इसका B है आंध्र प्रदेश जो है ये 1953 में मद्रास से अलग निकाल करके तेलुगु भाषी जो आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया था, क्योंकि इनके एक नेता जो है राम लोगों ने जो है आमरण अनशन किया था। इस दौरान जो है कैजुअलिटी कारण जो है आंध्र प्रदेश को जो है मद्रास से अलग किया गया तेलुगु भाषी राज्य। द स्पीड एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर इज नोन एज। जिस तरह के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से पार जो जाने जाते हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण जाते हैं, या इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के कारण, या ग्लोबलाइजेशन के कारण, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो है कन्फ्यूज सा प्रश्न है, इसमें ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की ऐसी प्रक्रिया है जिससे वस्तु का, सेवा का, पूंजी का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है और ये बहुत तीव्र गति से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओपनहेगन समिट डील्ट विद,
जो कोपनहेगन समिट हुई थी 2009 में, वो क्लाइमेट चेंज के लिए थी या ट्रेड और टैरिफ के लिए थी या टेररिज्म के लिए थी, नन ऑफ अबव। तो 2009 में कोपनहेगन में जो लीग हुई थी वो लिमिट ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, यानी जो ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसको एवरेज करने के लिए, सीमित करने के लिए ये बैठक हुई थी, समिट हुई थी, और ये क्लाइमेट चेंज के बारे में थी, जो वातावरण परिवर्तन है उसके बारे में। प्रश्न नंबर 33, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियर पावर नेशन, यूएसए, रसिया, साउथ कोरिया, नन ऑफ द। इसका सही विकल्प जो है साउथ कोरिया है, जो न्यूक्लियर पावर नेशन नहीं है। प्रश्न नंबर 34 है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बीन द विक्टिम ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के शिकार रहे। यूएसए भी आतंकवाद का शिकार है, जो ट्विन टावर की घटना हुई थी इसमें। पाकिस्तान में भी कई बार घटना हुई है, इंडिया में बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हैं, तो डी ऑल ऑफ द अबव ये इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक संगठन नहीं है। आर्थिक संगठन का मतलब जो है जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ईयू, सार्क, नाटो, आसियान। सार्क भी आर्थिक संबंधों की स्थापना करता है, आसियान भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच आर्थिक संबंधों पर जोर देता है, यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से है ही आर्थिक एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो नाटो है वो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका एवं इसके मित्र देशों का ये एक जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसके किसी एक सदस्य देश पर हमला हो जाता है तो बाकी सभी राष्ट्र मिलकर के आक्रमणकारी राष्ट्र की सेना के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई में शामिल होते हैं, तो इसका सही विकल्प नाटो है। प्रश्न 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मेक वैल्यू एंड मीनिंग क्रूशियल डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन एक्शन के बारे में जो कौन सी पुस्तक है। प्लेन्स राइट्स ऑफ मैन, वेबर्स प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, रूसोज डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्विटी, नन ऑफ द अबव। प्रश्न नंबर 37 है, विच सिस्टम ऑफ द रिक्रूटमेंट रिजल्ट इन फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड इनटू द सर्विस, यानी भर्ती का ऐसा कौन सा तरीका है जो नए खून को यानी जो नवयुवकों को सर्विस में आने से रोकता है। तो इसमें जो है रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन, ऑर्डिनरी रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, नन ऑफ द अबव है। तो जो प्रमोशन के द्वारा रिक्रूटमेंट होती है तो प्रमोशन से सीटें भर्ती रहती हैं और नया जो नवयुवक है उनको मौका नहीं मिलता। प्रश्न नंबर 38 है, ऑल द टैक्सेशन प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट फॉर एंश्योरिंग फाइनेंशियल ईयर इनकॉर्पोरेटेड इन ए बिल नोन एज मनी बिल, अप्रोप्रिएट बिल, फाइनेंस बिल, नन ऑफ द अबव। तो प्रश्न नंबर 38 ही है, फाइनेंस बिल है, जिसमें जो है सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 39 है, द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू इंस्पेक्ट इनटू द एक्ट ऑफ करप्शन एट हाईएस्ट इक्लेन और पावर इज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा है जो जांच करने के लिए है, जो करप्शन पर जांच करने के लिए हाईएस्ट लेवल पर है, उसमें कंप्ट्रोल कम ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे बड़ा वित्तीय जांच अधिकारी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सूचना आयोग भी है, नन ऑफ द अबव भी है। अगर 39 में देखा जाए तो जो लोकपाल एक्ट है वो एक प्रकार से जो है राष्ट्रीय सतह पर जांच करने के लिए भ्रष्टाचार की, और लोकायुक्त जो है राज्यों में जांच करने के लिए भ्रष्टाचार में जो है प्रमुख है। प्रश्न नंबर 40 है, द फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट एन ओम्बुड्समैन वाज, ओम्बुड्समैन जो है उसमें सबसे पहले जो है प्रस्तुत करने वाला जो कंट्री है वो फिनलैंड है, डेनमार्क, स्वीडन, नन ऑफ द अबव। इसमें जो है सी विकल्प सही है। 1809 में स्वीडन ने इस शब्द का प्रयोग किया था, ओम्बुड्समैन एक प्रकार का प्रतिनिधि, और भारत में ए.के. सेन ने 1960 में प्रपोज किया था लोकपाल के लिए। स्वीडन का वर्ड जो ओम्बुड्समैन है आरक्षक के रूप में, तो भारत में जो शब्द है हिंदी में उसको लोकपाल के रूप में लिया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर प्रपोज द क्राइटेरिया ऑफ फॉल्सिफिबिलिटी एज द मेजर ऑफ साइंटिफिक ट्रूथ, यानी कौन सा ऐसा क्राइटेरिया बताया गया है जिससे जो है
वैज्ञानिक सच्चाई के बारे में जाना जा सकता है। तो इसमें कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर सोशल एक्शन, कार्ल मार्क्स ब्यूरोक्रेसी और कार्ल पॉपर नन ऑफ द अबव। कार्ल जो पॉपर था उसने जो है सत्य सिद्ध के लिए वैज्ञानिक परीक्षण पर बल दिया था 1935 में। तो प्रश्न नंबर 42 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिल्ट अप ए क्लासिक डिफेंस ऑफ लिबर्टेरियनिज्म। यानी लिबर्टेरियनिज्म का डिफेंस करने के लिए कोई पारंपरिक जो है कंसेप्ट जो है निम्नलिखित में किसने जो है विकसित किया। माइकल वाल्जर, F.A. हाइक, माइकल सेंडल, नन ऑफ द अबव। तो प्रश्न नंबर 42 में जो है F. हाइक इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 43, द की वर्ड्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। उत्तर व्यवहारवाद में जो प्रमुख जो नोट है वो क्या है। मैथडोलॉजी एंड एक्शन, रेलेवेंस एंड एक्शन, प्रैक्टिकबिलिटी एंड रेलेवेंस, नन ऑफ द अबव। तो प्रश्न नंबर 43 में जो है रेलेवेंस एंड एक्शन। प्रश्न नंबर 44 में दिया गया है, हेराल्ड लासवाल स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन टू बिहेवियरल रेवोल्यूशन वाज। हेराल्ड लासवाल का जो मुख्य योगदान था व्यवहारवादी क्रांति के लिए वो क्या था। यूज ऑफ मैथमेटिकल टूल इन पॉलिटिकल एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस एंड साइको एनालिटिकल थ्योरी, फ्यूजन ऑफ बायोलॉजिकल अप्रोच एंड पॉलिटिकल क्वेश्चन, नन ऑफ द अबव। प्रश्न नंबर 44 भी कंफ्यूज वाला, इसमें मेन जो है कंटेंट एनालिसिस एंड साइको एनालिटिकल थ्योरी हेराल्ड लासवाल जो है बिहेवियरल रेवोल्यूशन के द्वारा सिद्ध किया। प्रश्न नंबर 45 है, डेविड स्टन हैज एनुमरेटेड 7 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म एंड हैज डिस्क्राइब्ड देम एज क्रेडो ऑफ रेलेवेंस, क्रेडो ऑफ पर्टिनेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ वैल्यू, रिलेटिविज्म, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो है क्रेडो ऑफ रेलेवेंस है। प्रश्न नंबर 46 है, द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज कंसर्न्ड विद। जो संस्थात्मक जो दृष्टिकोण है वो किससे रिलेटेड है। स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट, स्टडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड देयर लीगल एस्पेक्ट एंड ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो इसमें सही विकल्प है बोथ ए एंड बी। प्रश्न नंबर 47 है, फीडबैक मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, सिस्टम एनालिसिस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। जो अवशेष है वो मैकेनिज्म जो है वो किस में दिया गया उसके बारे में जो है ये प्रश्न है। तो इसमें जो है सी विकल्प सही है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में भी है और सिस्टम अप्रोच में भी है। इसमें समाज से मांगे उठती हैं, फिर वो सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम में जाती हैं, कुछ मांगे मान ली जाती है, कुछ बच जाती है, उनका दोबारा फिर फीडबैक जो है लिया जाता है। तो ये कंसेप्ट जो है दिया गया है। प्रश्न नंबर 48 है, सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मीन। यानी एक प्रकार से नागरिकों की जो सहभागिता है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में वो उसका हम अर्थ कैसे लेंगे। पार्टिसिपेशन इज पॉलिसी प्लानिंग, पॉलिसी के प्लानिंग में अगर भाग ले रही हैं। पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम प्लानिंग, ये कोई कार्यक्रम है उसमें भाग ले रही हैं। पार्टिसिपेशन इन इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, या फिर उस पॉलिसियों को लागू करने में या उनका मूल्यांकन करने में। तो इसका सही उत्तर ऑल ऑफ अबव, इसमें सभी आ जाता है पॉलिटिकल सिटीजन पार्टिसिपेशन में। प्रश्न नंबर 49 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स फीचर ईच ऑफ द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली इज। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उच्च लक्षण वाला जो चाहे वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो वो है वाइटलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, हार्मनी एंड लॉन्गिविटी, नन ऑफ द अबव। तो प्रश्न नंबर जो 49 है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। प्रश्न नंबर 50 में दिया गया है, एन एब्सोल्यूट सोवरेन ए मोनार्क रेलिंग विदाउट रिस्ट्रिक्शन कैन बी टर्म्ड एज। यानी कोई निरंकुश शासक है, संप्रभु है, मोनार्क है, राजतंत्र की तरह, रेलिंग विदाउट रिस्ट्रिक्शन बिना किसी प्रतिबंध के लिए, उसको जो है किस तरह से कहेंगे। डिस्पोट कहेंगे, निरंकुश, या ऑटोक्रेट स्वेच्छाचारी कहेंगे, या अरिस्टोक्रेट कुलतंत्र, नन ऑफ द अबव। अरिस्टोक्रेट कहेंगे उसको, स्वेच्छाचारी।
तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था, कुल इसमें वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों के ऊपर स्टडी की गई है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसको शेयर कीजिए। और हमारा जो अगला वीडियो है वो पार्ट 2 नेक्स्ट में देखेंगे। इसके जो है पार्ट 2 में जो प्रश्न नंबर 51 से लेकर के 100 तक होगी। धन्यवाद आप सभी का।